नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का कोचिंग जंक्शन पर स्वागत है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंतर्गत हमने अक्षांश और देशांतर पर डिटेल में डिस्कशन किया है और क्लाइमेटोलॉजी की प्रॉपर शुरुआत करने के लिए हमने सबसे पहले ऊष्मा टॉपिक को शुरू किया है और यहीं से क्लाइमेटोलॉजी की प्रॉपर शुरुआत मानी जाती है। ऊष्मा के अंतर्गत हमने यह समझने का प्रयास किया कि ऊष्मा किसे कहते हैं, ऊष्मा कितने प्रकार की होती है और ऊष्मा का स्थानांतरण कितने प्रकार से होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे कि ऊष्मा बजट किसे कहते हैं, हीट बजट। तो आज हम पूरी तरीके से ऊष्मा बजट को समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पहला टॉपिक था वहाँ से प्रश्न नहीं आता, प्रश्न तो हर टॉपिक से आएंगे। आप हो सकता है सामान्य जानकारी रखे हों, लेकिन थोड़ा बहुत वहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, उसको भी समझना आवश्यक है। जब आप उसे अच्छी तरह से समझ लेंगे तो चाहे किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप दे रहे हों, सभी प्रकार के प्रश्नों को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि ऊष्मा बजट क्या है, इसे किस प्रकार से हमारी प्रकृति ने व्यवस्थित किया है। तो देखिए, ऊष्मा बजट का यहाँ सिंपल मतलब है टॉपिक क्या है, ऊष्मा बजट। बजट का यहाँ सेंस होता है कि हमारा लेन देन बराबर हो, जितना हमने लिया उतना हमने दे दिया। बेसिक सेंस बजट का यही होता है। लेकिन यहाँ पे किसका बजट बताया जा रहा है, ऊष्मा का, कि जितना ऊष्मा हमें मिली क्या उतनी ऊष्मा फिर से हमने वापस किया या नहीं किया। लेकिन ऊष्मा हम किससे प्राप्त करेंगे, सन से, कि सन से जितनी ऊष्मा हमें मिली है हमने पुनः उतनी ऊष्मा को स्पेस में भेजा या नहीं भेजा। यहाँ पे वापस करने का सेंस है कि हम सूरज को फिर से वापस नहीं करेंगे, यानी अपने पृथ्वी और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से उतनी एनर्जी को बाहर करना है। जितनी एनर्जी हमारे पृथ्वी और पृथ्वी के वायुमंडल को मिली वो सारी एनर्जी हमें क्या करना है, वापस करना है। और दोनों इक्वेशन बराबर होना चाहिए, उसी को हम कहते हैं ऊष्मा बजट। तो सिंपल यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो सन है, सन से हमें टोटल एनर्जी जो प्राप्त हो रही है वह है 100 यूनिट। कितनी यूनिट है, 100 यूनिट। यानी इसको हम कहते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन या इंसोलेशन। क्या कह सकते हैं, इंसोलेशन, यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा। मान लेते हैं कितनी प्राप्त होती है, यह प्राप्त होती है 100 यूनिट। 100 यूनिट हमें ऊष्मा मिली है, कहाँ से, सन से। वैसे आपको अगला टॉपिक ही हमारा जिसको हम कहते हैं इंसोलेशन यानी सूर्यातप, उसमें और डिटेल में हम केवल इंसोलेशन के बारे में समझेंगे। लेकिन यहाँ समझना है किसके बारे में, बजट के बारे में, कि जितनी एनर्जी हमारी पृथ्वी और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को मिला क्या उतनी एनर्जी फिर से हमने स्पेस को वापस किया या नहीं किया। तो कितना मिली हमें, 100 यूनिट मिली है। वैसे देखा जाए कि अगर हमारा एटमॉस्फेयर, अगर हम 1000 किलोमीटर का रेंज लें, पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर, 1000 किलोमीटर, तो वहाँ पे जो स्थिरांक है यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली एनर्जी वह होती है 2 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। यानी 1 सेंटीमीटर एरिया में कितनी एनर्जी की प्राप्ति होती है, 2 कैलोरी की प्रति मिनट। ये हमारा सौर स्थिरांक है, इतनी एनर्जी हमें मिलती है। लेकिन अब हम उस माइन्यूट कैलकुलेशन पे नहीं जाएंगे, हमने सिंपल माना कि टोटल एनर्जी हमें कितनी मिली, 100 यूनिट। ये 100 यूनिट जब आएगी, ये हमारी है अर्थ और यहाँ पर है अर्थ का एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में विभिन्न प्रकार के लेयर हैं, उन सभी लेयर के बारे में हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी तो ये मान के चलते हैं कि ये हमारी अगर अर्थ है तो यहाँ पे ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, फिर यहाँ पे मेजोस्फियर है, एक्सोस्फियर, इस प्रकार 4 मंडल हैं। लेकिन यहाँ से 100 यूनिट एनर्जी आती है और कहाँ तक आती है, स्ट्रेटोस्फियर,
जो समताप मंडल है। कहाँ पे? समताप मंडल। इस समताप मंडल में आने के पश्चात यहाँ पे आप देखेंगे ऑक्सीजन यानी ओजोन का कंसंट्रेशन है। तो ऑक्सीजन इस 100 में से 2 यूनिट ले लेता है। कौन लेता है? O2। कितना यूनिट लेता है? 2 यूनिट एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित कर लेता है। एक प्रकार से हमारा एटमॉस्फेयर 2 यूनिट एब्जॉर्ब कर लेता है। कहाँ पर? स्ट्रेटोस्फीयर में। यानी समताप मंडल तक जब एनर्जी आती है तो 2 यूनिट वो ले लिया, बाकी ये और नीचे आता है। नीचे आने पे यहीं पे कुछ बादल हैं, कुछ क्लाउड हैं, जिसको हम लोग पर्ल क्लाउड या अन्य क्लाउड भी कहते हैं, यहाँ पे आती है। और आने के बाद यहाँ से कुछ एनर्जी वापस कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? वापस रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। यानी जिस रूप में आई उसी रूप में वापस कर दी गई, ली नहीं गई। जो एनर्जी आ रही है यानी इंसोलेशन, यह किस रूप में आता है? शार्ट वेव रेडिएशन के रूप में आता है। ध्यान रखिएगा, शार्ट वेव रेडिएशन के रूप में आ रहा है। और यहाँ से जो वापस की गई है ये भी किस रूप में वापस की जाएगी? शार्ट वेव रेडिएशन के रूप में ही वापस की जाती है। कितना वापस की जाती है? 23 यूनिट। ध्यान रखिएगा, कितने यूनिट वापस की जाती है? 23 यूनिट वापस कर दी गई। और नीचे एनर्जी आती है, और जब नीचे आएगी यानी आपका आ जाएगा ट्रोपोस्फियर। यहाँ पर भी एनर्जी कुछ अवशोषित की जाएगी, कुछ वापस की जाएगी। तो यहाँ पर जो अवशोषण होगा, अब यहाँ पे कौन करता है अवशोषण? यहाँ पर बहुत से आप देखेंगे, जैसे ग्रीन हाउस गैस में कार्बन के वहाँ पे मॉलिक्यूल हैं, और भी वहाँ पे जैसे जलवाष्प हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, ये सब क्या करते हैं? अपने अंदर हीट को अवशोषित कर लेते हैं। यानी एटमॉस्फेयर के जो कंपोजिशन हैं वो कंपोजिशन ही ग्रीन हाउस गैस हैं, वो अपने अंदर हीट को ट्रैप कर लेते हैं। उसमें मुख्यतया कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जलवाष्प होते हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल होते हैं। ये सब यहाँ से कुछ न कुछ एनर्जी को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं। और कितना ट्रैप करते हैं? यहाँ पे हम कह सकते हैं CO2 है, फिर यहाँ पे H2O है यानी जलवाष्प है, डस्ट है। ये सब एनर्जी को ट्रैप करते हैं। और कितना ट्रैप कर लेते हैं? 15 यूनिट। अब एनर्जी और नीचे आएगी। यहाँ पे भी बहुत से डस्ट पार्टिकल हैं, बहुत से आइस के पार्टिकल हैं, यानी यहाँ से भी कुछ न कुछ एनर्जी वापस की जाएगी। यानी कुछ एनर्जी वापस कर दी गई समताप मंडल से, और कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। कहाँ से? आपके क्षोभ मंडल से। कहाँ से? क्षोभ मंडल से। यहाँ से जो एनर्जी वापस की जाती है, इसका हम बात करें तो यहाँ पे होता है 6 यूनिट। कितना यूनिट है? 6 यूनिट वापस कर दी गई। यानी जिस रूप में आई थी सन से उसी रूप में वापस गई। उसका कहीं से भी कंट्रीब्यूशन हमारे अर्थ के टेम्परेचर में नहीं है। जैसे आया वैसे गया। एनर्जी और नीचे आएगी। बीच में बहुत से वृक्ष पड़ेंगे, वृक्ष की कैनोपी है, वो सब भी हीट को अवशोषित करती हैं। तो एनर्जी आती है यहाँ पे, लेकिन अर्थ पे पहुँचने से पहले, अर्थ पे भी आप देखेंगे बहुत से ऐसी सतह जैसे पठार हैं, डेजर्ट हैं, बहुत से हिमाच्छादित सतह हैं, ये भी कुछ न कुछ प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। क्या करते हैं? कुछ न कुछ प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। यानी अर्थ सरफेस भी परावर्तन करती है। कुछ परावर्तन समताप मंडल करता है, कुछ परावर्तन क्षोभ मंडल करता है, कुछ परावर्तन पृथ्वी की सतह करती है। और पृथ्वी की सतह कितना कर देती है? 7 यूनिट। 7 यूनिट एनर्जी का परावर्तन कौन कर देता है? पृथ्वी की सतह कर देती है। बची कितनी एनर्जी? आप अगर टोटल ऐड करें 23, 6, 29 और 7, 36 यूनिट। ये 36 यूनिट एनर्जी ये बैक टू स्पेस चली गई। कहाँ चली गई? स्पेस में चली गई। ठीक है, या स्पेस में गई। बाकी एनर्जी कहाँ पे आएगी? ये देखिए, ये कितना यूनिट हो गई? 17 यूनिट। 17 यूनिट को ट्रैप किया किसने? आपके एटमॉस्फेयर ने। जब सन से एनर्जी आ रही थी 100 यूनिट, उसमें उसका 36% तो वापस कर दी गई बैक टू स्पेस। 17 यूनिट क्या हुआ? आपके एटमॉस्फेयर के द्वारा ट्रैप कर लिया गया। तो अगर इन दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये टोटल था 36 और प्लस 17, इसको ऐड कर लीजिए
तो ये हो जाएगा करीब 53 यूनिट। कितना हो गया? 53 यूनिट। 53 यूनिट का कैलकुलेशन हो गया, बचा कितना? 47। 47 आपके अर्थ को मिल गया। किसको मिल गया? अर्थ को। विभिन्न रूपों में मिलेगा, कुछ वृक्ष ले लेंगे, कुछ पृथ्वी को हीट करने में काम आएगा, कुछ जल ले लेंगे, जलीय राशियां भी हैं वो भी हीट को ट्रैप करती हैं। तो इस प्रकार से जो सन से आने वाली एनर्जी है वह विभिन्न रूपों में एटमॉस्फेयर के द्वारा ट्रैप की जाती है, अर्थ सरफेस के द्वारा ट्रैप की जाती है, लेकिन बहुत सी एनर्जी हमारे समताप मंडल के द्वारा परावर्तित कर दी जाती है, कुछ एनर्जी क्षोभ मंडल के द्वारा परावर्तित कर दी जाती है और कुछ एनर्जी हमारे अर्थ सरफेस के द्वारा परावर्तित कर दी जाती है। इस प्रकार टोटल परावर्तन हो जाता है 36 यूनिट। कितना हो जाता है? 36 यूनिट। और आपसे कभी कभी प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी का औसत एल्बिडो बताइए। क्या बताइए? पृथ्वी का औसत एल्बिडो बताइए, प्रश्न पूछा गया है। उसी को हम कहते हैं परावर्तिता गुणांक। क्या पूछा जाता है? परावर्तिता गुणांक। पृथ्वी की सतह का परावर्तिता गुणांक कितना है? 36% है। कितना है? 36%। तो कभी कभी आपके क्वेश्चन में 36 ना दे करके 35 देगा, तो 35 आंसर करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उसको काफ़ी सूक्ष्म स्तर पर देखेंगे तो कितना होता है? 36। रियलिटी 36 है, लेकिन 35 भी करेक्ट मान लिया जाता है। कितना एटमॉस्फेयर के द्वारा ट्रैप किया गया है? मात्र 17 यूनिट। यानी सन से हमारे एटमॉस्फेयर को कितनी एनर्जी मिली? केवल 17% मिली है। अर्थ को कितना मिली है? 47 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पर एक मैकेनिज्म आएगा और उस मैकेनिज्म को थोड़ा समझना जरूरी है। 47 यूनिट तो डायरेक्टली सन से हमारी पृथ्वी को एनर्जी मिल जाती है, यानी पृथ्वी के सतह को मिलती है। पृथ्वी जब बात करते हैं तो उसमें एटमॉस्फेयर भी आ जाता है, ध्यान रखिएगा। अर्थ सरफेस यानी अर्थ सरफेस की बात होगी। यहाँ पर 78 यूनिट इसे कहीं और से मिलता है। वो कहाँ से मिलता है आगे अभी समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं 47 यूनिट तो डायरेक्टली सन से मिला है और 78 यूनिट इसको कहीं और से मिला है गिफ्ट के रूप में। टोटल अर्थ पे कितनी एनर्जी है? अर्थ के सरफेस पे आप इस प्रकार अगर ऐड करेंगे तो यह टोटल हो जाएगी 125 यूनिट। कितना हो जाएगा? 125 यूनिट। अब इस 125 यूनिट को जो पृथ्वी ने लिया है इसको किसी न किसी रूप में तो वापस भी करेगी, लेकिन सन से कितना आई है? मात्र 100 आई है। लेकिन पृथ्वी पे कितना उसके पास स्टॉक है? स्टॉक है 125 का। कैसे है? ये 78 कहीं से इसको मिल गया है गिफ्ट में, इसलिए इसका 125। लेकिन गिफ्ट में कहाँ से मिला है ये भी अभी क्लियर होगा। तो हम अब देखिए क्या करते हैं, इस 125 यूनिट को, कितने को? 125 को वापस करेंगे। क्या करेंगे? अब वापस करेंगे। अब वापस करने के क्रम में इसका लगभग 98%, कितना? 98 यूनिट, ध्यान रखिएगा परसेंटेज नहीं बल्कि 98 यूनिट प्लस 22 यूनिट, कितना? 22 यूनिट, और यहाँ पर 5 यूनिट टोटल ऐड करेंगे तो ये भी 125 हो गया। 98, 22 और 5 यूनिट। ये जो 98 यूनिट है, ये 98 यूनिट जो पृथ्वी है यह किस माध्यम से उत्सर्जित करती है? तो ध्यान, यानी यह हीट ट्रांसफ़र होती है बाई रेडिएशन मेथड। यह रेडिएशन मेथड से ट्रांसफ़र होती है एटमॉस्फेयर में। ये जो 22 यूनिट है यह ट्रांसफ़र होती है जिसको कहते हैं संवहन विधि, कन्वेक्शन। कौन सा मेथड है? कन्वेक्शन मेथड है, जिसको कहते हैं संवहन विधि। हमने इसके पहले वाले टॉपिक में आपको समझा दिया है कि हीट का ट्रांसफ़र 4 मेथड से होता है। रेडिएशन, फिर वहाँ पर चालन है, कंडक्टर है, फिर वहाँ पर संवहन है, कन्वेक्शन है, अभिवहन है यानी एडवेक्शन है। 4 प्रोसेस थे। तो यहाँ पर जो अर्थ को 125 टोटल मिला है, इसका 98 यूनिट यह ट्रांसफ़र करता है बाई रेडिएशन मेथड। 22 यूनिट यह ट्रांसफ़र करता है बाई कन्वेक्शन मेथड, संवहन विधि द्वारा। 5 यूनिट जो ट्रांसफ़र करता है यह करता है चालन मेथड द्वारा। किस मेथड द्वारा? चालन मेथड द्वारा। अभिवहन यहाँ पे शब्द इसलिए नहीं इस्तेमाल किया गया है क्योंकि यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र वर्टिकली हो रहा है। कैसे हो रहा है? वर्टिकली। जबकि एडवेक्शन जो मेथड होता है वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र के लिए है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एनर्जी नहीं ट्रांसफ़र हो रही बल्कि अर्थ सरफेस से आपके एटमॉस्फेयर की तरफ जा रही है। तो ठीक है,
यह जो 98 यूनिट रेडिएशन मेथड द्वारा एनर्जी निकल रही है, निकलती है, तो यहाँ पर एक आता है रेडिएशन विंडो। क्या है? रेडिएशन विंडो। रेडिएशन विंडो के माध्यम से 7 यूनिट, कितना यूनिट? 7 यूनिट डायरेक्टली चला जाता है स्पेस में। कहाँ चला जाता है? स्पेस में 7 यूनिट। इस रेडिएशन में 7 यूनिट रेडिएशन विंडो का सहारा लेकर के कहाँ चला जाता है? स्पेस में। यानी आने जाने का, जैसे अगर माध्यम मान लेते हैं कोई प्रॉपर दरवाज़ा है तो वहाँ से ना निकल के किसी विंडो के सहारे निकल जाएं, तो वह रेडिएशन विंडो हो जाता है, जिसमें ज़्यादातर हॉट डेजर्ट आ जाते हैं, फिर आपकी बर्फ़ की कैनोपियाँ हो जाती हैं, फिर कुछ और भी कह सकते हैं पठार हैं जहाँ से रेडिएशन विंडो काम करती है। तो रेडिएशन विंडो से 7 यूनिट एनर्जी डायरेक्टली स्पेस में चली गई। बची कितनी यहाँ पर? 91 ही होगा ना? ठीक है, 91 यूनिट। 91 यूनिट ये आपके एटमॉस्फेयर में जाएगी। कहाँ जाएगी? एटमॉस्फेयर में जाएगी। ये डायरेक्टली स्पेस में नहीं जाएगी। एटमॉस्फेयर का मतलब हमारे वायुमंडल में ये पहले जाएगी, वायुमंडल को हीट करेगी, उसके बाद वहाँ से स्पेस में जाएगी। लेकिन 7 यूनिट डायरेक्टली कहाँ चली गई? स्पेस में चली गई। ये 22 यूनिट भी आपके एटमॉस्फेयर में जाएगी। कहाँ जाएगी? एटमॉस्फेयर में जाएगी। और यह 5 यूनिट भी कहाँ जाएगी? हमारे एटमॉस्फेयर में जाएगी। इस प्रकार हमारे एटमॉस्फेयर में जो टोटल ट्रैप होगी एनर्जी, जो पृथ्वी के द्वारा निकली है। कहाँ से? पृथ्वी के द्वारा। ये जो रेडिएशन है पृथ्वी के द्वारा निकाला गया है, इसका नाम होगा लॉन्ग वेव रेडिएशन। ध्यान रखिएगा, जो सन से आई थी कौन सी थी? शॉर्ट वेव। जो अर्थ के माध्यम से रेडिएशन निकला है कौन सा है? लॉन्ग वेव। तो टोटल एटमॉस्फेयर में अब देखिए कितना एनर्जी ट्रैप हो गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर टोटल की बात करेंगे एटमॉस्फेयर में, तो 17 यूनिट तो मिली थी इसे सन से डायरेक्टली। कहाँ से मिली थी? सन से मिली थी ना। यहाँ आप देखिए 2 और 15, 17 यूनिट हमारे एटमॉस्फेयर को कहाँ से मिल गई थी? डायरेक्टली सन से। लेकिन यहाँ पर 91, 22 और 5 इतना यूनिट इसे कहाँ से मिली है? अर्थ के हीट से मिली है। क्योंकि अर्थ पहले गर्म हुई है, उसकी गर्मी से अब हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है। तो टोटल अगर बात किया जाए कि हमारे एटमॉस्फेयर को कितनी एनर्जी मिली, तो 91, 22 प्लस 5 और प्लस यहाँ पर 2 और 15, तो यहाँ पर आप टोटल ऐड कर सकते हैं। तो ऐड कर दिया जाए इसे, तो ऐड करने पे कितना हो जाएगा यहाँ पे? यानी 17 और ऐड कर दिया जाए। तो जब 17 और ऐड कर देंगे तो यह टोटल कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 135 यूनिट। कितना यूनिट हो गया? 135। आप सोचिए, सन से चली है केवल 100। कितना चली? 100। लेकिन ऐसी व्यवस्था यहाँ पर बन रही है कि यहाँ पर 135 आपके एटमॉस्फेयर में हो गया कलेक्ट। कितना हो गया? 135। ये जो 135 है इसका नाम दे दिया जाता है हीट बैलेंस। क्या नाम दे दिया जाता है? हीट बैलेंस। हीट बैलेंस का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं आप बैंक से जब लेन देन करते हैं, तो बैंक का तो कुछ है नहीं, आप ही का पैसा आप ही को वापस करता है, लेकिन फिर भी बैंक के पास एक बैलेंस होता है। वो कहाँ से होता है? क्योंकि लेन देन की प्रक्रिया में कुछ अंतराल होता है, और उस अंतराल के बीच में वो कुछ न कुछ क्या करता है? अमाउंट को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। वह तब के लिए रखता है कि किसी के सामने यदि कोई समस्या आए तो उस पैसे से उसकी समस्या का समाधान कर दिया जाए। तो यहाँ पर भी व्यवस्था यही है कि सन से तो दिन में एनर्जी पृथ्वी को मिलता है, इसलिए यहाँ पर जीवन चल जाएगा। लेकिन रात में जब सन की एनर्जी पृथ्वी पर नहीं आएगी तो पृथ्वी का टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाएगा और यहाँ पर जो भी लाइफ स्टॉक है ये समाप्त हो जाएंगे। लेकिन लाइफ स्टॉक समाप्त ना हो, इसके लिए एक बैलेंस बनाना पड़ता है हमारे प्रकृति को, कि जब रात के समय सन से हमें एनर्जी ना मिले तो हम अपने इसी बैलेंस से अपने जीवन को चला सकें। इसलिए बैलेंस बना के रखा है। और ये बैलेंस किसके पास रहता है? हमारे एटमॉस्फेयर के पास, या कह सकते हैं जो हमारी ग्रीन हाउस गैस हैं, उसी ग्रीन हाउस गैस में इस सारी एनर्जी ट्रैप होती है, होल्ड हो गई है। लेकिन यहाँ से अब जब रात होती है, चूँकि दिन में तो एनर्जी आती है और रात में एनर्जी निकलने का प्रयास करती है और निकलती है,
लेकिन निकलने के दौरान टोटल ट्रैप हो जाती है आपके वायुमंडल में 135। इसमें से 78, कितना 78 वापस आ जाती है हमारे अर्थ की तरफ। कब आती है? रात के समय आती है। क्यों? कि जब रात में हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर या हीट कम हो तो उसको यह मेंटेन कर सके। क्या कर सके? मेंटेन कर सके। और सुबह फिर ये एनर्जी क्या करेगा? वापस कर देगा। रात में ले लेगा और दिन में वापस कर देगा। तो 78 यूनिट यहाँ से वापस आ जाएगी। बचेगी कितनी? तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। 135 में से 78 आप माइनस कर लीजिए, देख लीजिए कितना आता है। यहाँ से 78 तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 और यहाँ पे हो जाएगा 57 यूनिट। कितना हो जाएगा? 57 यूनिट। ये 57 यूनिट बचेगी। अब ये 57 यूनिट भेज दी जाएगी कहाँ पर? स्पेस में। कहाँ पर? स्पेस में। स्पेस में कितना यूनिट भेजी गई? 57 यूनिट। 57 यूनिट यहाँ से स्पेस में गया। यहाँ से कितना गया था? 7 यूनिट। यहाँ से कितना गया था टोटल? 36 यूनिट। कितना गया था? 36। टोटल ऐड कर दीजिएगा। टोटल ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा? ये हो गया 100 यूनिट। कितना हो गया? 100 यूनिट। यानी लेन देन बराबर हो गया। लेन देन क्या हो गया? बराबर हो गया। सन ने दिया 100 और उसको हमने वापस कितना किया? 100। लेकिन बीच में एक यहाँ पर बैलेंस बना लिया गया। किसके द्वारा? हमारे एटमॉस्फेयर के द्वारा। क्यों बना लिया गया? कि जिससे रात्रि के समय जब हमें हीट की प्राप्ति ना हो उस समय भी यहाँ पर लाइफ स्टॉक मेंटेन रह सकें, उसके लिए यह एक बैलेंस बनाता है। और उसी बैलेंस में से 78 यूनिट पृथ्वी को वापस कर देता है रात में, कि जिससे हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर मेंटेन रहे और यहाँ पे लाइफ स्टॉक कंटिन्यू रहें। और यदि यही हीट बैलेंस ना होता तो शायद यहाँ पर जीवन संभव नहीं होता। जैसे चंद्रमा पर, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर है नहीं, दिन में तो एनर्जी आती है और रात में सारी एनर्जी वापस चली जाती है। तो ऐसे में टेम्परेचर का वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और जब टेम्परेचर का वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो लाइफ स्टॉक वहाँ पे सस्टेन नहीं कर सकती। पृथ्वी पर लाइफ स्टॉक इसीलिए सस्टेन करता है कि दिन में तो डायरेक्टली एनर्जी इसे प्राप्त होती है सन से, लेकिन रात में इसे एनर्जी प्राप्त होती है उसके हीट बैलेंस से। और यह हीट बैलेंस इसके एटमॉस्फेयर में ट्रैप होता है और इसका एटमॉस्फेयर ही एक प्रकार से ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्य करता है। इसलिए ग्रीन हाउस गैस हमारे लाइफ स्टॉक के लिए महत्वपूर्ण है। यदि ग्रीन हाउस गैस ना होती तो शायद पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस ही है जो हीट को अपने अंदर ट्रैप करके रखती है और रात्रि के समय वापस करके पृथ्वी के टेम्परेचर को संतुलित करती है, जिससे यहाँ पर जीवन चल सके। तो शायद आपको कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सन से कितनी एनर्जी आई? 100। वापस कितनी कर दी गई? 100। लेकिन बीच में एक बैलेंस बना लिया गया हमारे एटमॉस्फेयर के द्वारा, और इसी बैलेंस में से 78 यूनिट वापस कर दिया जाता है। कहाँ पर? अर्थ सरफेस पे रात्रि के समय। ध्यान रखिएगा, दिन के समय नहीं, रात्रि के समय वापस कर दिया जाता है। और फिर पृथ्वी इसको वापस कर देगी। कब? दिन में वापस कर देती है। कैसे करती है? आप यहाँ पे मैकेनिज्म देख रहे हैं, वापस भी कर रही है। तो ऊपर आदान प्रदान तो बराबर है, लेकिन बीच में ऐसा यहाँ पर मैकेनिज्म तैयार कर दिया गया है कि आदान प्रदान भी संतुलित है और पृथ्वी पर जीवन भी संभव है। और यह जीवन संभव का श्रेय सिर्फ एक को जाता है और वह ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। अब यहाँ पर आती है समस्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या एक पर्यावरणीय समस्या है? तो आंसर है, ग्रीन हाउस गैस पर्यावरणीय समस्या नहीं है, बल्कि ग्रीन हाउस गैस का असंतुलित होना एक पर्यावरणीय समस्या है। क्योंकि यदि ग्रीन हाउस गैस न रहे तो शायद पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। ग्रीन हाउस गैस के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। हाँ, अगर ग्रीन हाउस गैस असंतुलित होती है, असंतुलित का मतलब यहाँ पर है इसमें जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाए, लगातार डस्ट का परसेंटेज बढ़ जाए, CO2 का परसेंटेज बढ़ जाए, जो हीट को ट्रैप करते हैं। क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं। तो जब इसका परसेंटेज बढ़ेगा, ग्रीन हाउस गैसों का परसेंटेज बढ़ेगा, तो उनके अंदर जो बैलेंस है ये बैलेंस बढ़ने लगेगा।
क्या लगता है जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस समय हीट बैलेंस से रहा होगा? नहीं रहा होगा। ये प्रक्रिया कई करोड़ों वर्षों में हुई है, क्योंकि शुरू में तो पृथ्वी के पास एटमॉस्फेयर ही नहीं था, क्योंकि उसकी घूर्णन गति बहुत ज़्यादा थी। धीरे धीरे उसकी घूर्णन गति कम हुई, फिर वहाँ पे कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होने लगते हैं, काम करने लगते हैं, और उसी के परिणाम स्वरूप कुछ यहाँ पे एटमॉस्फेयर जनरेट होता है, और एटमॉस्फेयर में लगातार डस्ट, फिर यहाँ पे वाटर वेपर और फिर CO2, ये सब कंटिन्यू बढ़ते रहते हैं और हीट बैलेंस धीरे धीरे बढ़ता है। और जब हीट बैलेंस एक लेवल में आता है तब जाके पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड कैलकुलेट होता है। ऐसा नहीं है कि शुरू में भी पृथ्वी का टेम्परेचर इतना ही रहा होगा, नहीं। और धीरे धीरे यह प्रक्रिया बदलती ही जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन लगातार परिवर्तित हो रहा है। कुछ नेचुरल कारण भी हैं उसके परिवर्तित होने के, कुछ ह्यूमन कारण भी हैं। मानव सबसे बड़ा कारण यहाँ पर है इस एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन को चेंज करने के लिए। और जब यह एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन चेंज होगा तो जाहिर सी बात है जो हीट को ट्रैप करने वाले, चाहे वो CO2 हों, चाहे वो वाटर वेपर हों, चाहे वह हम कह सकते हैं कि डस्ट पार्टिकल हों, ये सब हीट को जब ज़्यादा ट्रैप करेंगे तो बैलेंस बढ़ेगा, और जब बैलेंस बढ़ेगा तो इधर का परसेंटेज भी बढ़ेगा, और जब इधर का बढ़ेगा यानी यहाँ पर कुछ रेडिएशन, कुछ हीट वापस कर दी जाती है, लेकिन एक्स्ट्रा हीट अब वापस की जाएगी। जो अब तक 78 है, ये पहले थोड़े 78 था, पहले कम था, लेकिन धीरे धीरे 78, फिर हो सकता है 78.6 हो जाए, 78.9 हो जाए, 79 हो जाए, ये बढ़ता ही जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हीट बैलेंस लगातार बढ़ रहा है। हीट बैलेंस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैस का जो कंपोजिशन हो लगातार परिवर्तित हो रहा है, और जब यहाँ पर यह पुनः वापस की जाती है तो इससे हमारे पृथ्वी का जो औसत तापमान है ये लगातार बढ़ता है, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के तौर पर जानते हैं। लेकिन वो एक हमारा अलग टॉपिक होगा जिसको हम लोग इन्वायरमेंट में समझेंगे। हमारा तो अभी क्लाइमेटोलॉजी का पहला टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने सबसे पहले हीट के बारे में पढ़ा, फिर हीट के प्रकार देखा है, फिर हीट के ट्रांसफ़र होने का मैकेनिज़्म समझा है, फिर हमने हीट का बजट देखा है। इसी हीट बजट में एक हीट बैलेंस है, इसके बारे में भी हम लोगों ने अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास किया है। फिर भी यदि इससे संबंधित किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो आप उसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम अगले पार्ट में बता देंगे। अगला जो हमारा पार्ट होगा डिस्कशन का, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंसोलेशन यानी सूर्यातप, कि इस हीट के लिए उत्तरदायी कौन है और उसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।